हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए नर्सिंग केयर प्लान का टॉपिक लाई हूँ, फ्रैक्चर। और ये फ्रैक्चर जो है वो फीमर एंड ह्यूमरस बोन में हुआ है। फीमर बोन जो कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, लेग में होती है हमारी। थाइस वाली बोन जो होती है वो फीमर होती है। और ह्यूमरस हमारे आर्म में होती है। आर्म की ये सबसे लंबी बोन होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो इन दोनों ही बोन्स में पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है। और इसके बाद पेशेंट का आपको बायोडाटा लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ तो आप लोग आराम से लिख पाओगे, उनकी फाइल से देख के डायग्नोस आपको लिख लेना है। और नेक्स्ट है इसमें नर्सिंग अलर्ट। नर्सिंग अलर्ट के अंदर सेंसिटिविटी, वेट, हाइट और एलर्जी आती है, जो कि आप पेशेंट से पूछकर आपको लिखना होता है। उनसे पूछना है कि आपको कुछ हाइपर सेंसिटिविटी किसी चीज़ से है तो नहीं। तो वो आपको पेशेंट खुद ही बता देंगे। जैसे कि पेशेंट आपको बताएंगे कि मेरी स्किन तो एलर्जिक है या फिर मेरी स्किन तो सेंसिटिव है, तो आपको लिख लेना है। और उनको नहीं पता तो उसी तरह से आपको लिखना है जैसे ही आपके पेशेंट आपको बताते हैं। तो पेशेंट स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड फाउंड बाय आस्किंग अ पेशेंट। तो पेशेंट ने खुद ही बता दिया या फिर आपने खुद उनको चेक किया तो आपको उससे पता चल जाएगा। कुछ उनको एलर्जी होती है किसी ड्रग से, एंटीबायोटिक से, तो उससे आप लिखोगे वेट, हाइट लिखेंगे, एलर्जी। तो पेशेंट हैव नो एलर्जी ऑफ एनी ड्रग, चेक बाय गिविंग टेस्ट टूल्स देते हैं एंटीबायोटिक्स की, जैसे पेंसिलिन है। तो अगर उनको किसी ड्रग से एलर्जी होती है तो यानी कि उन्हें एलर्जी प्रेजेंट है, और नहीं होती तो नो एनी एलर्जी फ्रॉम द ड्रग। जितना आपको फाइंड आउट होता है आपकी इन्वेस्टिगेशन में, आप उतना ही लिखोगे। फिर उसके बाद आप पेशेंट की प्रेजेंट और पास्ट इलनेस के बारे में लिखोगे। प्रेजेंट और पास्ट इलनेस का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट मेडिकल और सर्जिकल दोनों हिस्ट्री इसके अंडर कवर कर लेती हो, और पास्ट इलनेस में भी आप मेडिकल और सर्जिकल दोनों ही जो हिस्ट्री है इलनेस की, वो दोनों इसके अंडर कवर हो जाएगी। वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने फ्रैक्चर का जो एमसीपी है वो पहले ही अपलोड किया हुआ है। मेरे चैनल की पहली वीडियो फ्रैक्चर की ही थी, लेकिन मुझे मोस्टली उसमें कमेंट आए हैं कि उनको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो यही कमेंट करते हैं कि कुछ भी दिख नहीं रहा है। इसलिए मैंने अगेन ये वीडियो बनाई है। ये एनसीपी वो वाला एनसीपी तो नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्चर का ही एनसीपी है। टॉपिक सेम है, एनसीपी अलग अलग है। तो अभी हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इलनेस में हमने लिखा है कि पेशेंट को ह्यूमरस और फीमर का फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पे आप फीमर भी लिखोगे, इसमें नहीं लिखा है। ड्यू टू रोड साइड एक्सीडेंट एंड सम मल्टीपल इंजरीज आर प्रेजेंट। तो कुछ उनको मल्टीपल इंजरी तो हुई ही है, और रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से उन्हें फ्रैक्चर हो गया है। ये हिस्ट्री आपका पेशेंट आपको बताएगा। पास्ट इलनेस भी आपको पेशेंट से पूछनी है कि आप प्रीवियसली कभी बीमार तो नहीं पड़े, आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। वही चीज़ आती है पास्ट इलनेस में। जैसे कि इसमें लिखा है कि पेशेंट वाज नॉट सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, कोई उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। फिर फैमिली ट्री आपको बना लेना है। इसमें गोला गोला इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा मिस्टेक इसमें थी, जो मैंने ठीक कर दी है। तो ये आपको कीज इस तरह से बना लेनी है। और फैमिली ट्री आप कुछ इस तरह से बनाओगे, ये साइड में आपको कुछ नहीं करना है, काटा किया हुआ है, इस तरह से आपको फैमिली ट्री बनाना है। सब कुछ आप पेशेंट से पूछ कर ही करोगे, और उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम आप लिखोगे। फिर उनका एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मेडिकल, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप विद द पेशेंट और हेल्थ स्टेटस के बारे में आप लोग लिख लोगे। तो ये कॉलम बनाना बहुत आसान होता है, ये आप देखकर ही समझ जाओगे। ये बिल्कुल आसान है। और जैसे कि अनिल कुमार पेशेंट है, तो पेशेंट का अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो जो रिलेशन है वो आप लोग लिख दोगे। यहाँ पर लिख दो आप फैमिली मेम्बर्स। और जो मैंने ये बनाया है ये विद होता है। फिर हम लोग देखते हैं हेल्थ एक्टिविटी नियर होम। हेल्थ एक्टिविटी नियर होम यानी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं घर के आसपास उनकी। हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या फिर नहीं है। कोई हॉस्पिटल है तो आप लिखोगे हेल्थ सेंटर, जैसे पीएचसी, सीएचसी होता है, कोई सब सेंटर है तो आप वो भी लिख दोगे कि यस प्रेजेंट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या वो यूज़ करे, जैसे कार, बस, ट्रेन, रिक्शा, उनके पास कुछ फैसिलिटी है, या फिर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, वहाँ ना वहाँ बस चलती है, ना वहाँ कोई गाड़ी होती है, ना ट्रेन चलती है, सब कुछ बहुत दूर दूर होता है। तो वो ही हमको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है यस, और बाकी का तो आप पढ़ ही सकते हो, देख ही सकते हो कि सब कुछ प्रेजेंट है।
उसके बाद हाउसिंग के बारे में पेशेंट का लिखोगे कि उनका पक्का हाउस है या फिर कच्चा हाउस है। जैसे किसी का बहुत अच्छा पक्का घर होता है, सीमेंट वाली छत होती है, लेकिन कुछ लोगों का मिट्टी का घर होता है, तो वो ही चीज़ इसके अंदर आती है हाउस टाइप में। उनके कमरों के कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं, बिजली है उनके घर में कि नहीं है। कई बार लोगों के घर में बिजली ही नहीं होती है, गरीब लोग होते हैं और वो लैंप वगैरह यूज़ करते हैं, मोमबत्ती। फिर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या है, तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट वाटर सप्लाई है, वो कुएं से पानी भरते हैं। तो इसमें लिखा है कि पेशेंट है टैप वाटर फैसिलिटी अवेलेबल, तो उनके पास नल का है। और अगर जैसे भी फैसिलिटी है वो बॉडी से जाके लेते हैं पानी, वो आप लिख लोगे। फिर आता है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न पर्सनल हैबिट्स, जिसके अंदर कवर हो जाती है कुछ चीज़ें, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक, एलिमिनेशन, स्लीप, रेस्ट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, तो बिलीव वैल्यूज़। तो वैसे ये जो चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ें ये इंपॉर्टेंट नेम है, सच बता रही हूँ आपको। आपको जो मेन चीज़ होती है फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा है इस वाले एमसीपी में, तो हमने बना दिया है और इससे आपका एमसीपी थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो इसमें पेशेंट का, आपको जो पेशेंट होता है ना, उसके काफ़ी सारी डिटेल से डाटा लिया गया है। अब आप देखो फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जनरल अपीयरेंस हम लोग लिखते हैं, और पेशेंट का बॉडी वेट देखोगे कि आपका पेशेंट मॉडरेट बॉडी वेट का है, थिन है या फिर ओबीस है। फेशियल एक्सप्रेशन, गेट, नरिशमेंट, हेल्थ, एक्टिविटी, वाइटल साइंस, सब लिखोगे आप। तो इतना सब कुछ आराम से लिख पाओगे। और कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, जैसे कि पेशेंट का गेट जो है वो अबनॉर्मल होगा ड्यू टू फ्रैक्चर, और उनका जो नरिशमेंट है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्चर उनको हो गया, तो उनका खाना पीना थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। हेल्थ स्टेटस उनका अनहेल्दी है, ये भी आपको पता है क्योंकि पेशेंट जो है हमारा, वो फ्रैक्चर उनको हुआ है, वो सिक है और उनको सर्जरी भी है। बाकी तो आप लिख लेना। एक्टिविटी भी डल है उनकी क्योंकि फ्रैक्चर की वजह से वो चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। मेंटल स्टेटस में आप बताओगे पेशेंट का मेंटल स्टेटस के बारे में कि वो कैसा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि पेशेंट इज़ कॉन्शियस, बस इतना लिख लो आप, पेशेंट इज़ कॉन्शियस, ठीक है, एंड ओरिएंटेड। सिर्फ उन्हें फ्रैक्चर है, बाकी वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, कोई उनको हेड इंजरी नहीं हुई है। फिर आप बताओगे उनके हेड एंड स्कैल्प के बारे में कि उनको कुछ लाइसिस तो नहीं प्रेजेंट है, डैंड्रफ तो नहीं है। हेयर एंड साइनस के बारे में बताओगे, साइनस में क्या आता है आपका, कफ एंड कोल्ड आ जाता है, तो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम की वजह से भी आपको हेडेक हो सकती है। आइज़ के बारे में आपको बताना है, कंप्लीट आइज़ के जो पार्ट्स होते हैं वो हम इस पर कवर करते हैं, जैसे कि प्यूपिल, आईलिड, कंजक्टिवा, आप इसमें स्क्लेरा भी लिख सकती हो, ठीक है। उनका विजन के बारे में लिख सकते हो कि उनको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रेसबायोपिया, तो ये चीज़ें आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद ईयर्स, नोज़ और माउथ के बारे में हम लोग उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं, और स्टॉर्च भी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को आप नोट करोगे। कोई डिस्चार्ज तो नहीं है उनकी आइज़, नोज़ और ईयर से, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उनका हियरिंग कैसा है, ऑल्फैक्टरी सेंसेस कैसा है, उन्हें स्मेल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बातें आपको लिखनी होती हैं, यानी कि उनका कैसा परसेप्शन है, और उन्हें कुछ भी चीज़ स्मेल में आ रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे तो कुछ स्मेल ही नहीं आ रही, लेकिन वो वहाँ पर बदबू और खुशबू प्रेजेंट होती है। तो माउथ की तरफ को हम बढ़ते हैं। माउथ में क्या है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। तो आप फुल स्क्रीन करके देखोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा, और आप समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। आप कॉपी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप समझ कर ही लिखना, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुनते रहना। माउथ में क्या होता है कि जैसे हमारा टंग है, टीथ है, वो बैड ब्रेथ होती है, ब्रेथ कैसी है, वॉइस कैसी है, उस चीज़ के बारे में हम इसमें लिखते हैं। और अगर टीथ में कोई कैविटी प्रेजेंट है या फिर गम ब्लीडिंग है तो वो भी आप लिखोगे। ये सब कुछ चीज़ें आपको चेक करके लिखनी होती है। हमने अपने पेशेंट के लिखा है, आपको जो पेशेंट रिसीव होता है फ्रैक्चर का, आप उसको जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे आप तभी समझ पाओगे कि कैसे कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में, और फिर आपको मेडिकल टर्म में वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं। नेक आ जाता है तो नेक में नेक की मसल्स, ट्रैकिया, लिम्फ नोड्स के बारे में, स्किन डिस्टेंशन के बारे में आप लोग लिखोगे, ओके। फिर उसी तरह से चेस्ट के बारे में आपको लिखना होता है, तो चेस्ट में कैसी उसकी शेप है, कि एम्फिसीमा पेशेंट आपने देखे होंगे तो उनके बैरल चेस्ट होती हैं, बट हमारा पेशेंट में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो नो, देयर इज़ नो बैरल चेस्ट, ठीक है।
फिर रेस्पिरेटरी रेट आप लिख लेना, पैल्पेशन एंड परकशन आपको करना होगा। थोड़ा सा आपको स्टेथोस्कोप रखना है, उससे साउंड भी लिसन करना है, और अपनी सिस्टर से, वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं उनसे पूछना होता है कि कैसी कैसी साउंड होती हैं, कैसी कैसी साउंड किस बीमारी में प्रेजेंट होती हैं। जैसे वीजिंग साउंड हो गई, तो वो जैसे सीओपीडी प्रॉब्लम होती है, डिज्निया, तो उसमें हमको ऐसी प्रॉब्लम अलग अलग तरह की सुनाई देती हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट का सिस्टम होता है, इसमें कैरोटिड आर्टरी पेशेंट को बताना है कि ऐसे तो नॉर्मल है, कोई उन्हें इंजरी नहीं हुई है और ना ही इन्फ्लामेशन है, वर्किंग में है वो आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी में पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वो अब नॉर्मल है। तो ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर हम अपना जो स्टेथोस्कोप रखते हैं बीपी चेक करते हुए, यहाँ पर होती है, इधर पे, ठीक है, ये यहाँ पर। तो ये ब्रेकियल आर्टरी है और पेशेंट को ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो अबनॉर्मल होगी। और फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इसी तरह से आपको सारी जो आर्टरीज हैं उनके बारे में बताना है कि वो वर्किंग में है, कि उनको फ्रैक्चर हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें। फिर अबडोमेन में आता है, तो इंस्पेक्शन पेशेंट का अबडोमेन का जब आपने किया तो फाउंड नॉर्मल, नॉर्मल लिख देना आप यहाँ पे सिर्फ। फिर ऑस्कल्टेशन आपको स्टेथोस्कोप से करना है कि उनके बाउल साउंड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। परकशन भी आपको करना होता है, तो परकशन हम लोग फिंगर की हेल्प से करते हैं, ऐसे करके, जैसे पेट है तो ऐसे रखेंगे और ऐसे करके साउंड सुनते हैं कि बॉडी में कोई फ्लूइड तो नहीं है, इस तरह से कोई अलग सी साउंड तो नहीं आ रही है, गैस, फ्लूइड, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, नो कंप्लेंट्स है। एंड पैल्पेशन आपको करना है पेशेंट का। पैल्पेशन तो आप इस तरह से करते हो, टच करके ही पैल्पेट करते हो कि कुछ मांस तो नहीं बना है, कुछ प्रोट्रूटेड ऑर्गन तो नहीं है। जैसे हर्निया में करोगे तो आपको पैल्पेशन से ही पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, या फिर किसी को ट्यूमर अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पैल्पेट करके आपको ट्यूमर फाइंड आउट हो जाएगा पेशेंट में। फिर मस्कुलर सिस्टम आता है, जो मेन है हमारा, पेशेंट को हो गया है फ्रैक्चर, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी मेन वो इसी में दिखेगी। तो पेशेंट का गेट आप लिखोगे अब नॉर्मल, क्योंकि उनका फ्रैक्चर है अपर एक्सट्रीमिटी में, वो भी अब नॉर्मल है। हाँ, वो नॉर्मल है, लेकिन उनको ह्यूमरस फ्रैक्चर की वजह से है, तो उसको पेन है हो रहा है बाजू में। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या होगा, वो भी अब नॉर्मल आपको बताना होगा, क्योंकि उनको फीमर में, लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हो गया है। रेंज ऑफ मोशन के बारे में भी आप क्या लिखोगे कि रेंज ऑफ मोशन इज अब नॉर्मल ऑफ द पेशेंट। फिर आप स्पाइन का लिखोगे, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उन्हें लॉर्डोसिस है, ना ही उन्हें कोई स्कॉलोसिस होता है, एक काइफोसिस भी होता है, तो उन्हें ये अब्सेंस है इस चीज़ की, नहीं है उनको ऐसा कुछ भी। फिर नर्वस सिस्टम में पेशेंट का मेंटल स्टेटस होता है, जिसमें कि हम बताएंगे पेशेंट हमारा जो है वो कॉन्शियस है बाय आस्किंग क्वेश्चन, आपने उनसे क्वेश्चन करी और उन्होंने आपके सवालों के जवाब दिए, तो वो कॉन्शियस है। मेमोरी के बारे में पेशेंट का देखोगे कि उनसे पूछोगे कि आप कहाँ पर हो, क्या टाइम हुआ है, किसके साथ आए हो, तो वो आपको इस तरह से उनकी मेमोरी के बारे में पता चलेगा, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, कौन से ईयर में करी, तो इससे आपको उनकी मेमोरी का भी पता चल जाएगा और उनका नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी पेशेंट का आप लिखोगे तो वो नॉर्मल है। फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्स के बारे में आप बताओगे उनके, तो इन पेशेंट टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है। सेंसरी फंक्शन, टेम्परेचर, पोजीशन, तो ये भी हमने यहाँ पर नोट डाउन करी हुई है। इस तरह से ही आप लोग लिखोगे और अपने पेशेंट में अब देखोगे, सारी चीज़ें फाइंड आउट करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, सारी की सारी चीज़ें। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखिए क्या क्या हुई है पेशेंट की। यूरिया क्रेटिनिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप रेडियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन भी लिख सकते हो, जिसमें कि पेशेंट का सीटी स्कैन हो सकता है, एक्सरे हो सकता है फीमर का, और ह्यूमरस का एक्सरे हो सकता है पेशेंट का, और इसमें एमआरआई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। शॉर्ट करके लिख दो कि एक्सरे डन ऑफ द पेशेंट, ह्यूमरस एंड फीमर, ठीक है, सीटी स्कैन डन। तो ये चीज़ें भी इसमें इसके अंदर कवर होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्चर का तो एक्सरे से ही पता चलता है, इसमें लिखा नहीं है पर आप लोग लिख लेना। ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन होती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। और मेडिकेशन को क्या क्या चल रही है, तो डिक्लोफेनिक सोडियम चल रही है, जिसको कि हम वोवेरॉन भी बोलते हैं, जो कि दर्द में दी जाती है। पेंटॉप आपको लिखनी है, पेंटॉप का डोज गलत है, 40 mg लिखना, ठीक है। ये एंटासिड होती है और आईवी देते हैं इसको, वैसे ओरली टैबलेट भी आती है इसकी। और डिक्लोफेनिक सोडियम भी आईवी देते हैं, 100 ml NS में डाल के दे दो।
IM दिया गया है यहाँ पर, IM IV दोनों लिख सकते हैं। और बाकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिख लेना है। कोई साइड इफेक्ट होते हैं इनकी ड्रग्स के तो वो भी लिखेंगे हम लोग। उसके बाद आता है इंजेक्शन रेंटेडिन, तो इसको रेंटेक बोलते हैं। और इसकी टैबलेट भी आती है, 2 ml का इंजेक्शन है ये। और अगर आप कोई टैबलेट देते हो तो 75 mg की आती है वो। OD है, IV दी गई है, एंटासिड है ये भी। दूसरा इंजेक्शन है ट्रामाडोल, ये दर्द के लिए दिया जाता है और ये 500 mg में आता है। और ये जो इसकी टैबलेट होती है और इंजेक्शन भी होता है, ठीक है, ओरली दो या फिर IM IV उस तरह से इसे दिया जाता है। आपके पेशेंट में टैबलेट दी गई है तो वो आप लोग लिखोगे एनाल्जेसिक है ये। बाकी फिर हम इसका साइड इफ़ेक्ट्स और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख लेंगे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आसान होती है, इसमें 5 आपको जो राइट ऑफ क्लाइंट आपको देखने होते हैं इसमें। और जो राइट रूट, राइट ड्रग, राइट डोज, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट पेशेंट, ठीक है। कहीं आपने ट्रामाडोल इंजेक्शन देना था फ्रैक्चर वाले पेशेंट को और किसी और को ही दे दिया आपने, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। यही चीज़ें होती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं हमारे, इसमें कि एक्यूट पेन का पहला डायग्नोसिस बनेगा, मेन डायग्नोसिस, क्योंकि पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया है ह्यूमरस और फीमर का। दूसरा डायग्नोस हम बनाएंगे इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, तो उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा है, तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू सीवियर पेन और फ्रैक्चर, तो एज एविडेंस बाय करके भी आप लिख सकते हो, ये भी अच्छा लगता है। फिर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी है पेशेंट की रिलेटेड टू इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपन फ्रैक्चर, नॉलेज डेफिसिट लास्ट में। 1 बाय 1 करके सारे ही डायग्नोसिस को हमने एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले पेशेंट का आपको असेसमेंट कर लेना है, ठीक है। असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा का ध्यान आप रखोगे। अक्यूट पेन का डायग्नोसिस है, गोल आपको बनाना है रिलीफ पेन का, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में इवेलुएशन। वैसे तो मैंने बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस में बताया है आपको कि किस डायग्नोसिस में कैसे कैसे इंटरवेंशन आप बनाओगे। तो पेन के लिए कुछ पर्टिकुलर इंटरवेंशन होते हैं जो हमें बनाने होते हैं, तो ये सारे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस जो आता है हमारा, वो आता है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी का रिलेटेड टू सीवियर पेन ऑफ फ्रैक्चर, सीवियर पेन और फ्रैक्चर एज एविडेंस बाय पेन डिसलोकेशन ऑफ बोन। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट आपको बताएंगे और ऑब्जेक्टिव डाटा जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फिर आपको गोल बनाना है कि फिजिकल जो मोबिलिटी है वो हमें इम्प्रूव करना है पेशेंट का। उसके बाद इंटरवेंशन करोगे आप पेशेंट को, कैसे कैसे आप उनका मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस वगैरह करानी है आपको, पेन मेडिकेशन देनी है पेशेंट को, और जैसे वॉकर होता है वो प्रोवाइड करना है ताकि वो आराम से चल पाए किसी सपोर्ट के थ्रू। फिर आप वही चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे और इवैल्यूएशन लिखोगे कि जो पेशेंट का फिजिकल मोबिलिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, अप टू सम एक्सटेंट लिख लेना है आपको। और जैसे कि पेशेंट को प्लास्टर लगाया, क्लास्ट है, स्प्लिंट और स्लिंग वगैरह अप्लाई किए गए हैं, तो उससे भी उनका जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके, जो नेक्स्ट डायग्नोस है हमारा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का है, उसी तरह से आपको असेसमेंट इसमें करनी है, ठीक है। फिर आप डायग्नोस लिखोगे, फिर आप गोल अपना बनाओगे, फिर आपको इंटरवेंशंस करनी है कि आप पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी को, स्किन की जो ख़राब कंडीशन है उसे कैसे आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसमें इमोलेंट ऑयल वगैरह अप्लाई करना है पेशेंट को, ताकि उनको पोजिशनिंग चेंज होनी चाहिए उनकी, ताकि उन्हें बेड सो जैसी प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से आपको सभी चीज़ों की रैशनल बताने हैं, इम्प्लीमेंट करना है अपने इंटरवेंशन को जो भी आपने प्लान बनाया है, और लास्ट में इवैल्यूएशन लिख लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वाले एमसीक्यू में आपको दिखना चाहिए अब ढंग से, मैं काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखा रही हूँ तो आपको दिख जाएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट डायग्नोस है इन्फेक्शन वाला, कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन है पेशेंट का। उसी तरह से हम लोग इसमें सबसे पहले असेसमेंट कर लेना है आप लोग को, है ना। फिर डायग्नोस, गोल, देन इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लास्ट में। तो मुझे लगता है अब आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा, और फुल स्क्रीन करोगे तो अच्छे से दिख जाएगा। बाकी इंटरवेंशन आपको पता है किस किस तरह से करनी होती है, एसेप्टिक टेक्निक वगैरह रिस्क और इन्फेक्शन में तो करनी होती है। हैंड वॉशिंग आपको अच्छे से करनी है, जो भी ड्रेसिंग वगैरह है उससे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है, और ग्लव्स पहनने हैं,
और चेंज करनी है उनकी ड्रेसिंग। ऐसे नहीं कि पेशेंट एक ही ड्रेसिंग में पड़ा हुआ है, बाकी एंटीबायोटिक्स उन्हें देनी है। तो एंटीबायोटिक्स में हमने यहाँ पर लिखा है जेंटामाइसिन, एमोक्सिलिन। ये अपनी आप जो मेडिकेशन है उसमें भी आप लिख सकते हो इनका नाम। लास्ट में नॉलेज डेफिसिट का डायग्नोज, जो कि बहुत आसान होता है, और ये आप लोग अपने आप भी लिख सकते हो। आप यहाँ ना देखो तब भी आप इसको आराम से बना पाओगे। और इसके बारे में भी हम वैसे ही करेंगे, कंप्लीट बॉक्सेस बना के नर्सिंग प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है। पेशेंट को हेल्थ टीचिंग वगैरह इसमें देनी होती है। और क्या होता है, बस हेल्थ एजुकेशन ही देकर उन्हें ये क्लियर होता है, उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, उनसे बोलना पड़ता है, पूछो क्वेश्चन, आपको कुछ डाउट है तो हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। जो भी उनका सर्जरी प्रोसीजर हो रहा है उससे पहले उनको सब कुछ बता देना है कि इससे आपको यही बेनिफिट है और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसी में यही चीज़ें आपकी नॉलेज डेफिसिट की डायग्नोस की इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेशन में आएंगी। और लास्ट में इवेल्युएशन में आप क्या लिखोगे कि पेशेंट जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो गई है कुछ हद तक, अप टू सम एक्सटेंट। और कैसे, बाय गिविंग हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन आप लिखोगे पेशेंट के लिए कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेनी है अपनी, एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो भी आपको बताना होगा उनको, क्योंकि सर्जरी हुई है तो लाइट एक्सरसाइज करें, ज़्यादा झटका ना दें, और पुश वगैरह नहीं करना है, कोई वेट नहीं उठाना है। और अच्छे से डाइट लेनी है, प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, ताकि उनके जो वुंड है और दर्द वगैरह है, कैलोरीज लेनी है ताकि वो ठीक हो जाए। ये आप ऐड कर लेना साथ में, जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ इसमें लिखा भी नहीं है तो मैं बता रही हूँ आपको। लास्ट में बिब्लियोग्राफी आप लिख लोगे तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो बुक होती है वो आप फॉलो कर सकते हो, इसमें आपके पास होगी बुक्स, तो वहाँ से आप लोग अपनी बिब्लियोग्राफी बना सकते हो। बुक का फ्रंट पेज आप देखो, थोड़ा सा राइटर के नाम आपको लिखना होता है, ठीक है, पेज नंबर देखना होता है, और एडिशन देखना होता है, और जो भी पब्लिशर है उनका नाम लिखना होता है, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।